नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किसान वाणी सिरौंज और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें, किसान वाणी सिरौंज के जरिए आप भारतवर्ष के, जी हाँ, सिरौंज के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के विभिन्न जो कृषक हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में आप जान पाएंगे। फिलहाल आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में प्रतिभाग करेंगे, उनका नाम है भंवर लाल जी। और भंवर लाल जी से मैं आपको मिलवाऊं उससे पहले थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। भंवर लाल जी रेगिस्तान का जो जहाज कहलाता है उस पशु का पालन करते हैं। और जो लोग समझ गए वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं समझे उन्हें बताना चाहूंगा कि ऊंट पालन उनका प्रमुख व्यवसाय है और वो ऊंट पालन के जरिए ही मुख्य तौर पर अपनी जो आमदनी है वो कमाते हैं। बाड़मेर जिला जो है राजस्थान का, वहां के वो रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं भंवर लाल जी के पास और भंवर लाल जी से आपको रूबरू कराते हैं। भंवर लाल जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया मेरी बात को और भी श्रोताओं तक मतलब सुनने का आपने जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपको खूब खूब बधाई दूंगा। आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जी भंवर लाल जी, हमारा तो कर्तव्य है, हमारा जो रेडियो स्टेशन है और हमारा जो ग्रुप है इंडियन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स, या जिसे हम IAP भी कहते हैं, हमारा तो काम यही है कि हम जो अच्छी जानकारियां हमारे किसानों के पास हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और किसानों तक भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो पहुंचाएं। तो चलिए भंवर लाल जी, बात करते हैं हमारे जो रेगिस्तान के जहाज के बारे में। तो भंवर लाल जी, थोड़ा सा आप हमें बताएं, ये जो आपका ऊंट पालन है वो किस तरह का है और किस तरह के काम में, यानी ऊंट पालन के अलावा भी आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि रेगिस्तान और ऊंट ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहाँ जहाँ मरुस्थल है शायद विश्व के किसी भी कोने में, वहाँ ऊंट के सिवाय वहाँ कोई सभ्यता डेवलप हो ही नहीं पाई है। चाहे आप अरब कंट्रीज में जाइए, यमन, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ भी रेगिस्तानी हमारे जैसा जो लैंडस्केप है, जहाँ बरसात नहीं हो रही है, पानी की कमी है, चारों ओर रेतीले टीले है बड़े बड़े, जहाँ अन्य कोई व्हीकल या मोटर व्हीकल को नहीं ले जाया जा सकता है, वहाँ ऊंट का होना बहुतायत मतलब बहुत जरूरी था। और ये सभ्यता के विकास में रेगिस्तान में जो सभ्यताएं पनपी हैं उसमें ऊंट की भूमिका रही है। अगर ऊंट नहीं होता तो संभवतया रेगिस्तान में इस प्रकार की जो मतलब सभ्यताएं विकसित ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो समय था जब पानी है वो कोसों दूर से लाया जाना होता था। जाने आने का एकमात्र ऊंट की सवारी का ही साधन ऊंट ही हुआ करता था। यानी रेगिस्तान का जहाज कहने के बाद सारा कुछ उसमें आ गया है। इसलिए हम सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ जब से सभ्यता इस रेगिस्तान में, सिंधु घाटी सभ्यता वो भी रेगिस्तान से ही जुड़ी हुई है। हमारे बाड़मेर जिले से 150 किलोमीटर दूरी है। तो उस बेल्ट में जब ये सभ्यता विकसित हुई, शायद तब से ऊंट मानव जीवन का हिस्सा रहा होगा। और उस काल से लेकर के आज दिन तक हम लगातार ऊंट पालन करते आ रहे हैं और ऊंट पालन ही हमारी आजीविका का एकमात्र जरिया हुआ करता था और आज भी मात्र ये जरिया है। लेकिन अब समय के साथ साथ जो बदलाव आई है, जो आधुनिकता आई है, जो मशीनीकरण हुआ है, तो अन्य जो पशु जो जिसको ड्राफ्ट पशु शायद कहते, जो खेती किसानी में, माल ढोने में, ट्रांसपोर्टेशन में जो काम आते हैं, उन पशुओं की, अन्य पशुओं की भी उपयोगिता कम हुई है। तो इसी तरह ऊंट की भी धीरे धीरे उपयोगिता इन दिनों में पिछले एक दशक से कम होती गई है और उसका सीधा सीधा इफेक्ट है वो हमारी आजीविका पर भी पड़ा है। क्योंकि अब ऊंट का इतना जितना पहले उपयोग हुआ करता था खेती किसानी में, ट्रांसपोर्टेशन में और सवारी के रूप में, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है और उस वजह से हमारी जो आजीविका है, आमदनी है, वो बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित हुई। जी जी बिल्कुल, आपकी आजीविका जो है निश्चित तौर पर पशुपालन जो है हमारे देश में धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे वापस जागरूकता भी आ रही है। भंवर लाल जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप ऊंट पालन कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी जो ऊंट की प्रजातियां हैं उनके विषय में जानकारी होगी। आपके पास कितनी प्रजाति के ऊंट हैं और कितने ऊंट हैं आपके पास? वैसे यह मतलब ऊंटों की विशेषकर प्रजाति है वो हम तो है जो जैसलमेरी और सिंधी प्रजाति के ऊंट यहाँ बहुतायत से मिलते हैं और उन्हीं ऊंटों का हम पालन करते आ रहे हैं। वैसे एक कच्छ के रण ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, उसमें
खराई करके कैमल है जो नदी के अंदर तैर भी जाते हैं। बहुत मतलब जो मैंग्रोव जो है घास नदी के और मतलब समुद्र के अंदर के कम डीप क्षेत्र में जो होते हैं वहां तक वो जा करके उस टाइप के पेड़ पौधे खाया करते हैं। तो उनको वो मतलब एक अलग प्रजाति है, खराई कैमल कहते हैं। और इस तरीके से चोलिस्तान जो डेजर्ट है पाकिस्तान का हमसे लगा हुआ है, तो वहाँ मरेचा करके अलग कैमल ब्रीड है। लेकिन ये जो बाड़मेर, जैसलमेर और ये बीकानेर, इस बेल्ट में अधिकतर जैसलमेरी और सिंधी प्रजाति के ऊंट पाए जाते हैं। जी जी, और हम उन्हीं का ही पालन करते आ रहे हैं। जी जी। बात में आपने जो पाकिस्तान का जिक्र किया, तो आपके जिले से पाकिस्तान काफी पास पड़ता है, तो कुछ आप हमारे जो श्रोता हैं उनके साथ कुछ ऐसी कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो आपके साथ पहले हुई हो, या पहले कैसा था अब कैसा हो गया है? वैसे तो ये तो निश्चित मतलब जो हमारा जिला है पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ है, और वैसे राजस्थान का 1070 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान बॉर्डर से लगी हुई 1100 किलोमीटर की समथिंग। तो उसमें हम भी आते हैं। हमारा जिला है वो लगभग 250-300 किलोमीटर की लंबाई में बाड़मेर जिला भी पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ है। और हम वैसे पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। उन दिनों में हमारी लोगों का मजदूरी के लिए सिंध में जाया करते थे। सिंध में जो कनाल का जो नहरी एरिया है वहाँ हम खेती किसानी करते थे और ऊँटों को भी वहाँ लेके जाते थे ताकि खलियानों से अनाज को घर तक पहुँचाना, मंडी तक पहुँचाना, ये धंधा किया करते थे। लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले से धीरे धीरे जब तस्करी और इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां जब बढ़ती गई तो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज ने वहाँ काफी सतर्कता बढ़ाई और फिर बॉर्डर पे फेंसिंग भी हो गई है और अब आना जाना वहाँ इलीगली तौर पर संभव नहीं है। लेकिन वो जस्ट हमारे से नजदीक है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव है वो पाकिस्तान के थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में सिंध हैदराबाद में और मिट्टी ये गांव है, बड़े बड़े मतलब काफी बड़े कस्बे है, मिट्टी है, चासरो है, वहाँ रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। और यहाँ से जो थार एक्सप्रेस जोधपुर से रवाना होकर के कराची तक जो जाती है वो हमारे से ही होके हमारे पास से ही होके बॉर्डर को क्रॉस करती है। और अभी ये पुलवामा अटैक हो जाने के बाद वो जो थार एक्सप्रेस थी सप्ताह में एक दिन चलने वाली, उसको अब बंद कर दिया गया है। चलिए, यानी कि भाई रोमांच से भरपूर जगह है, क्योंकि अगर पर्यटन स्थल के हिसाब से देखा जाए तो पर्यटन स्थल भी अच्छा है और ऊंट का तो बहुत उपयोग हो रहा है पर्यटन के लिए भी। तो बाबरलाल जी ये जानना चाहेंगे कि आपको कितनी आमदनी आपके ऊंट पालन से है, और दूसरा एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि ऊंटों के पालन में समस्याएं जैसे बीमारी अगर कोई ऊंट को आती है तो उसका क्या इलाज कर पाते हैं, आपकी आमदनी और किस तरह की समस्याएं ऊंट पालन में, इस पे थोड़ा सा बात चाहिए। है आज के समय में बहुत काफी चैलेंजेस है इस फील्ड में, क्योंकि मैंने शुरू में ये इस बात का जिक्र किया कि जो मशीनीकरण बढ़ा है, खेती में जो मशीनों का उपयोग होने लगा है और ट्रांसपोर्टेशन में मोटर व्हीकल का उपयोग होने लगा है, तो हल चलाने में भी हम ऊंट का उपयोग करते थे और अब धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गया है। तो इस तरह से अब इसका उपयोग ऊंट का है वो मतलब खेती और उससे संबद्ध गतिविधियों में थोड़ा कम हुआ है। तो उसका जाहिर तौर पर हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि इसकी बिक्री कम हो गई है और इससे हमारी आमदनी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसका सीधा असर ऊंट की पॉपुलेशन पे भी पड़ा है। जो ऊंट की संख्या थी वो 80% ऊंट पॉपुलेशन नष्ट मतलब खत्म हो गई है और सरकार ने भी इस दिशा में अब ध्यान दिया है और कई जो मतलब अनुसंधान करता है वो भी इस बात की और अभी मतलब ध्यान देना चाह रहे हैं कि यदि इस तरीके से ऊंट की पॉपुलेशन जो पिछले 2 दशक से घटी है, यदि ये संख्या निरंतर घटती गई तो आने वाले समय में ये ऊंट प्रजाति है वो हिंदुस्तान से बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। अभी 20% ऊंट ही बच पाए है इस हमारी बेल्ट में, जो सिर्फ बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जो बॉर्डर एरिया है और जहाँ डेजर्ट खूब भयंकर डीप डेजर्ट है, वहाँ अन्य कोई मतलब मोटर व्हीकल का चल पाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में
में यहाँ ऊंट पालन आवश्यक हो गया, इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत रहा है। तो यदि समय रहते इस दिशा में ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ऊंट की प्रजाति लुप्त हो जाएगी। तो अब इन दिनों में हमारी आमदनी ऊंट से बहुत कम हो गई है, क्योंकि इसको स्टेट एनिमल घोषित किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। इसके बाद इसको अंतर्राज्यीय बिक्री पर रोक लग गई है, बाहर ये जा नहीं रहा है। किसी ने ये बात शायद सरकार तक पहुंचाई होगी कि इसका मीट के लिए उपयोग हो रहा है ऊंट का, तो सरकार ने उसको बैन कर दिया कि भाई ये बाहर नहीं जाएगा, इंट्रा स्टेट इसकी बिक्री नहीं होगी। तो इससे और ज्यादा जो पुष्कर फेयर है, वहाँ कितने हजारों लाखों की संख्या में ऊंट आया करते थे। हमारे पास बहुत बड़ा मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला, ऊंटों का मेला बहुत गुजरात, सिंध, पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा मेला हुआ करता था। वहाँ भी अब ऊंट बहुत कम आते हैं और आते हैं तो बहुत नाम मात्र की कीमत पर उनकी बिक्री होती है, इसलिए हमारी आजीविका बहुत प्रभावित हुई है। और ठीक है, जिसके पास 20-30 ऊंट है वो 50-60 हजार रुपये महीना मुश्किल से कमा पाता है ऊंट के माध्यम से। और वैसे हमारे पास बहुत बड़े हर्ड है, कोई के पास 150, 200, 250 की आबादी के मतलब ऊंटों की संख्या के हर्ड्स है ऊंटों के, लेकिन उसमें आमदनी बहुत कम है। इसलिए अब जो नई पीढ़ी है वो इस दिशा में काम करना नहीं चाह रही है कि भाई इससे कोई आमदनी हो नहीं रही है, उल्टा इसके पीछे जो चलने में मानव डेज कितना व्यर्थ जाता है और चारा लाना, उसकी इलाज करने में कितना खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज अगर देखी जाए तो इसमें ज्यादा आमदनी नहीं रही है, कम आमदनी रही है। और हम ये चाहते हैं कि इसके जो कोर प्रोडक्ट है, आमदनी को ऊंट से बढ़ाएंगे। आमदनी अगर ऊंट पालक को मिलेगी तो इसकी संख्या और इसका जो पॉपुलेशन खत्म हो रही है उसको हम सर्वाइव रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी आशा करते हैं। और इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे भंवरलाल जी की राजस्थान पर्यटन की तरफ से भी कुछ आपके पास मदद आती है क्या? मतलब क्योंकि राजस्थान का एक जिक्र आते ही ऊंट पर सवारी करने का जो एक दृश्य आता है सबके सामने, तो राजस्थान पर्यटन क्या ऊंटों की, जैसे आपने कहा कि प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, ऊंट कम होते जा रहे हैं, तो राजस्थान पर्यटन की तरफ से कुछ ऐसा बढ़ावा या सरकारी मदद दी जा रही है क्या ऊंट पालकों को, या दी जानी चाहिए? जी, इसमें मैं ये बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ज्यों-ज्यों ये ऊंटों की संख्या कम हुई तो सरकार और बुद्धिजीवियों को ये चिंता हुई कि भाई अगर समय रहते इसको नहीं संभाला तो ये नष्ट हो जाएगी। और आप जो बात कर रहे थे पर्यटन की, तो पर्यटन वैसे पर्यटन का हिस्सा है राजस्थान, जो पर्यटन विकास निगम है उसमें पधारो हमारे देश, और वहाँ भी ऊंट को सिंबल उसमें बताया है। अब ऊंट के बिना राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का पर्यटन अधूरा है। लेकिन पर्यटन से बहुत कम लोग, जो बड़े बड़े पेशेवर जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो होटलों मालिक है, जो बड़े बड़े रेस्तरां मालिक है, या जो पर्यटन से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जो ही पर्यटक इंडिया में एंट्री करता है तो वो पहले ही बुक हो जाते हैं कि उनके पास खुद के ऊंट होते हैं बड़ी बड़ी होटलों के पास। तो वो आम ऊंट पालकों से ज्यादा अभी तक कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। और जो अपने इसमें जो भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, वो जरूर ऊंट खरीदती है, क्योंकि इस बॉर्डर एरिया में सीमा सुरक्षा बल के पास बहुत सारे ऊंट है और ऊंटों के सहारे ही वो बॉर्डर पेट्रोलिंग करती है। और लड़ाई, जब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है तो ट्रांसपोर्टेशन और राशन की आपूर्ति में ऊंट का सहारा लेती है। तो वो हमसे काफी सारे ऊंट खरीदते हैं। लेकिन अब ये थोड़ी अच्छी बात बताई आपने कि जो किसान है, मतलब जो ऊंट पालक, तो जो बीएसएफ है वो डायरेक्ट ऊंट पालकों से जाकर खरीदती है। हाँ, वो जैसे हमारे पशु मेले लगते हैं, बड़ा पशु मेला होता है, तो वहाँ उनके वेटरनरी डॉक्टर बैठते हैं बीएसएफ के, और वो उनकी चेकअप करते हैं ऊंटों की, और उनके लिए जो समुचित उचित लगते हैं उन ऊंटों की डायरेक्ट पशुपालकों से वो खरीदते हैं। जी जी, हम तो अपने इस कार्यक्रम के जरिए भी अगर सरकार के कोई नुमाइंदे सुन रहे हैं तो उनसे अपील करना चाहेंगे कि ऊंट पालकों के लिए कुछ विशेष योजनाएं चालू करें, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चलता आ रहा है वो आगे भी चलता रहे। भंवरलाल जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पे कि हम यूं तो ये सब जानते ही हैं कि जो ऊंट है वो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। कुछ और रोचक तत्व बताना चाहेंगे आप, तथ्य ऐसा कि जो हमें ना पता हो आम इंसान? जी, मतलब ऊंट एक जैविक विविधता का स्रोत है, मैं मानता हूँ।
और रेगिस्तानी जैविक विविधता का एक मुख्य हिस्सा है। यदि ऊंट नहीं रहेगा तो इस जो बायोडाइवर्सिटी है जो रेगिस्तान की, उसको भी खतरा है। दूसरी बात, ऊंट की जो मिल्क है, अभी मैं जो को प्रोडक्ट की बात कर रहा था, आमदनी को बढ़ाने की जो बात कर रहा था, उसके अंदर मैं ये राय देना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि जब ऊंट का अन्य खेती और उससे संबद्ध कामों में इसका उपयोग कम हुआ है, तो इसकी जो केमल मिल्क है, आपने सुना होगा, एक औषधीय, चमत्कारिक औषधीय गुण वाला केमल मिल्क होता है। और इसमें ऑटिज्म और आपकी जो मधुमेह जिसको बोलते हैं, शुगर की बीमारी, और आपकी आर्थराइटिस, एनीमिया, आपकी जो कई सारी जो बीमारियां हैं जैसे कुपोषण, इसमें बहुत ही एक रामबाण औषधि है। और बहुत अनुसंधान हो गए, वैज्ञानिक तथ्य भी ये साबित कर रहे हैं कि ऊँटनी के दूध में शुगर की बीमारी को खत्म करने की एक औषधीय महत्व है और वो खत्म कर रहा है। इसकी प्रमाणिकता भी हो गई, विज्ञान ने भी इसको प्रमाणिक मान लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब इन को प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू चेन एक तैयार की जाए, ताकि ऊंट पालकों को एक अतिरिक्त आय का जरिया प्राप्त हो सके। क्योंकि केमल मिल्क का यदि मार्केट डेवलप हो जाए तो एक ऊंटनी लगभग पर डे का 8-10 लीटर दूध देती है पर डे। तो उस दूध को यदि मार्केट में या उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केट में और उसकी लोगों में लोकप्रियता और बढ़ाई जाए और उसकी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, तो ये भी एक आय का जरिया बन सकता है। दूसरी बात ये है कि इनसे जो ऊंट का जो लेदर है, उससे भी कई प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऊंट की जो ऊन है, उससे भी कई प्रोडक्ट हम बनाते आ रही है परंपरा से। तो उसका मार्केट अगर तैयार किया जाए तो भी इसको एक आय का जरिया बनाया जा सकता है। जी भंवरलाल जी, आपने काफी रोचक जानकारियां दी, यानी कि दूध और उनका जो ऊन है वो, और लेदर और तमाम तरह के, मतलब ये तो सच में सिर्फ ये कहा जाए कि राजस्थान का जहाज ना कहकर इसको राजस्थान का पर्यायवाची कहा जा सकता है। कि राजस्थान की, आपने जैसे बताया कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है, तो वहाँ की जो पर्यावरण है वहाँ के लिए ऊंट की बहुत आवश्यकता है। तो चलते चलते भंवरलाल जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं इस काम को, क्या आपकी अगली पीढ़ी इस काम को करने के लिए तैयार है? और अगर तैयार है तो क्या आप तैयार हैं कि ऊंट पालन का काम अपनी अगली पीढ़ी को समझाएं, सिखाएं? हम तैयार हैं, लेकिन शायद पीढ़ी तैयार नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये विरासत एक धरोहर है, इसको हम हेरिटेज मानते हैं, वो हेरिटेज खत्म नहीं हो। लेकिन जब इसका कोई सोर्स नहीं रहेगा इनकम का, तो शायद अगली पीढ़ी जो आने वाली इस दिशा में वो रुचि कम लेगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये आने वाली पीढ़ियां भी इसी काम को करती रहें। लेकिन जब ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि जब आय इससे कुछ ज्यादा नहीं मिलेगी तो इससे परेशानी आएगी कि वो लोग, जो आने वाली पीढ़ी है, वो इसमें रुचि कम लेगी। वैसे आप जो रोचक तथ्य की कह रहे थे, तो इसमें ऊंट सैकड़ों किलोमीटर, ये मतलब हाथी के बाद दूसरा पालतू बड़ा जानवर है, पालतू जानवर हाथी को तोड़ करके। इससे ऊंट से बड़ा कोई पालतू अन्य जानवर नहीं है। तो ये 150-200 किलोमीटर पर डे का तो ये पहुंच सकता है चलने में। और जो इंडो पाक वार हुआ था 1971 में, तब चासरो में जो तहसील हेडक्वार्टर है सिंध थारपारकर का, तो वहाँ ऊंटों के सहारे से हम लोगों ने वहाँ मिलिट्री का सहयोग किया और वहाँ भारत का झंडा लहराया था एक बार। फिर वो आपस में जो समझौता हुआ, उससे चासरो और मिट्टी को वापस दे दिया पाकिस्तान को। तब राशन सामग्री पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, सारा चीज ऊंट के माध्यम से ही हुआ था। बहुत इसका मतलब बहुत सहयोग रहा है। भारत की सामरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण प्राणी है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसके जो को प्रोडक्ट है, उसकी मतलब इसको आय का जरिया बनाएं। इसके लिए हम ऊंट पालकों से ही सलाह लें, सुझाव लें कि भाई इसको कैसे एक जरिया बनाया जा सके, ताकि ये भी सर्वाइव रहे और ऊंट पालक भी सर्वाइव रहे। जी आपका, जी भंवरलाल जी, आपका इंटरव्यू जो है वो IAP पे भी चलेगा, और IAP पे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो ऊंट पालकों के साथ एक वैल्यू चेन डेवलप करें, उनके साथ कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, और उनको थोड़ा सा फायदा मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारा रेगिस्तान का जहाज है वो
आगे भी हमारे बीच रहेगा। और जैसा कि भंवरलाल जी बता रहे हैं कि काफी प्रजातियां जो है विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन्हें बचाने में भी सहयोग मिलेगा। भंवरलाल जी, आपने हमारे कार्यक्रम में किसान वाणी सिरोंज पर आकर इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अच्छी और इतनी रोचक जानकारी प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे या हमारे जो पशुपालक हैं उनसे? हाँ, मैं भी पशुपालक ही हूँ और मेरे साथी पशुपालकों से ये कहना चाहूंगा कि हमें जो थार रेगिस्तान के इस हिस्से में रहते हैं तो यहाँ ज्यादातर हम ऊँट पालन, भेड़ बकरी पालन का काम करते हैं और परंपरागत तरीके से, बिल्कुल जैविक तरीके से। तो मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि खेती किसानी में आप जैविक मतलब तरीके से ही इसका इस्तेमाल करें, जैविक फर्टिलाइजर का, जैविक जो है पेस्टिसाइड का, और जो रासायनिक चीजों का उपयोग नहीं करें। साथ ही जागरूक रहें, और जो आज के जमाने में जो ग्लोबल विलेज बन गया है तो इससे बहुत सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें, और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो जो मंच जो IAP है, इस टाइप के और भी जो मंच है उनके सामने अपनी समस्या को साझा करें ताकि हमें कोई न कोई वहाँ सॉल्यूशन मिल सके। और जो कैमल मिल्क का मैं कह रहा हूँ, इसकी आप यदि वैज्ञानिक तथ्यों की पुष्टि करनी चाहें तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल्स, जो ICAR का एक अनुषंगी है, उसमें भी बहुत बड़े प्रकाशन हो रखे हैं। वहाँ भी बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठते हैं। उन सब ने ये पुष्टि कर दी है कि मधुमेह जो है, डायबिटीज के लिए और ऑटिज्म के लिए इसमें ये एक रामबाण औषधि है। तो मैं चाहूंगा कि आप और इस तरीके के जो सुनने वाले लोग हैं जिसमें इस तरीके की यदि कोई बीमारी से ग्रसित है तो वो एलोपैथी और इस तरीके की मेडिसिन नहीं लेकर के और ऊँटनी के दूध से अगर इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को ठीक करना चाहें तो स्वाभाविक है कि वो सही तरीके से ट्रीट हो जाएगी। बिल्कुल भंवरलाल जी, आज तो हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो हमारे हाथ से निकल रहा है, लेकिन हम आपसे फिर से एक बार जरूर मुलाकात करेंगे, एक बार फिर आपके साथ एक रेडियो प्रोग्राम बनाएंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर दिया।